हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फाइनेंशियल चेकलिस्ट फॉर बाइंग अ स्टॉक। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए नए हैं या आपको स्टॉक के चुनाव में काफ़ी तकलीफ हो रही है, सो आज मैं उस पैरामीटर्स के बारे में बात करूंगा जिसको आप अगर फॉलो करेंगे तो आपको एक अच्छा स्टॉक जरूर मिल जाएगा। सो इसमें टॉपिक्स क्या क्या हैं? हमारे चार पांच टॉपिक हैं मोटे तौर पे यहाँ पे। फर्स्ट इज फाइनेंशियल एनालिसिस। कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है उसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। देन कम्स द इवैल्यूएशन एनालिसिस। फिर हम करेंगे बिजनेस और इंडस्ट्री एनालिसिस कि भाई इस सेक्टर का आउटलुक क्या है, उसके बारे में जानना है। देन मैनेजमेंट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम एक सब्जेक्टिव एनालिसिस करेंगे और एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करेंगे। और उसके बाद कुछ पैरामीटर्स जो इन चारों क्राइटेरिया में फॉल नहीं करते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। कमिंग टू द फाइनेंशियल एनालिसिस। अब फाइनेंशियल एनालिसिस में कुछ आप देख रहे हैं, एक चार्ट बना हुआ है यहाँ पे, सात आठ कुछ पैरामीटर्स दिए गए हैं। इनको आपको ध्यान में रखना है और आपको इंश्योर करना है कि जो भी शेयर आप चुन रहे हैं वो इन पैरामीटर्स पे खरे उतरे। सबसे पहला और फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सेल्स ग्रोथ। कोई भी कंपनी बिना सेल्स के नहीं चल सकती है। सेल्स ग्रोथ आपकी कंपनी का हमेशा कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR जिसको हम बोलते हैं, ये 15% से ज्यादा होनी चाहिए ओवर द पीरियड ऑफ 7 to 10 years। 7 से 10 साल के अकॉर्डिंगली आपका 15% से ज्यादा का ग्रोथ होना चाहिए हर साल का। इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन आप ध्यान रखें कि ग्रोथ शुड बी कंसिस्टेंट ईयर ऑन ईयर। सो ये हर साल कंसिस्टेंट रहनी चाहिए। अगर कोई कंपनी सडनली एक साल में काफी अच्छी सेल की ग्रो कर ली है और बाकी 6 7 8 साल में उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं है, इसका मतलब कि कुछ खास वजहों से उसकी सेल बढ़ी है। सो इसको इग्नोर करना है आपको। और एक चीज देखना कि अगर किसी कंपनी का सेल्स कुछ सालों में बहुत हाई है, 50% 40% से ज्यादा है, तो वो एक अनसस्टेनेबल सेल्स होती है, उसको भी हमको इग्नोर करना है। सो बेसिकली यहाँ पे हमको एवरेज देखना है, 15% हर साल बढ़नी चाहिए। ये अगर क्राइटेरिया आपकी टिक हो जाती है आपकी चेकलिस्ट में, तो हम प्रॉफिटेबिलिटी को देखेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी मतलब कंपनी कितना नेट प्रॉफिट कमा रही है। NPM मीन्स नेट प्रॉफिट मार्जिन। 8% से ज्यादा नेट प्रॉफिट कंपनी घर लेके जा रही है, मींस अगर आप 100 रुपए की सेल कर रहे हैं, सो 92 रुपीज सब कुछ काट के टैक्स वैक्स दे के 8 रुपए आपके घर में बचने चाहिए। सो आपको देखना है कि जो कंपनी यहाँ पे सस्टेन्ड ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट मार्जिन ओवर द ईयर्स हर साल एक एवरेज 8% या उससे ज्यादा कमा रही है, उसको ध्यान देना है। टैक्स पे आउट जनरली 30% होता है, बट ये ध्यान रखना है कि कुछ एक्स्ट्रा टैक्स तो कंपनी के ऊपर में नहीं लगा हुआ है। अगर कुछ लगा हुआ है तो उसको रिसर्च करना अलग से जरूरी है। अदरवाइज 30% कॉर्पोरेट टैक्स रेट है, ये कहीं कहीं कुछ कम कुछ ज्यादा भी है। नेक्स्ट आपको देखना है इंटरेस्ट कवरेज। इंटरेस्ट कवरेज वो चीज होती है जो कि आपको अपने ब्याज की एवज में कितने पैसे आपके पास है। मान लीजिए आपकी 1 लाख रुपए बैंक का ब्याज जा रहा है लोन के ऊपर में साल का, सो आपके पास 3 लाख रुपए मिनिमम होने चाहिए। ग्रेटर देन 3 मीन्स इंटरेस्ट कवरेज आपका 3 टाइम्स होना चाहिए। 1 लाख के ब्याज पे 3 लाख आपके पास कैश होना चाहिए, तब जाके बाकी आप कंपनी अच्छे से चला सकते हैं। नेक्स्ट कम्स जिसके बारे में काफी रिसर्च और काफी लोग एक्साइटेड रहते हैं, डेट इज टू इक्विटी रेशियो। डेट इज टू इक्विटी रेशियो फ्रेंड्स वो रेशियो होता है जिसमें ये पता चलता है कि कंपनी खुद के पैसे कितने लगा रही है और मार्केट से या बैंक से कितने पैसे उठाए उन्होंने। सो डेट इक्विटी रेशियो जितना कम रहेगा उतना कंपनी के लिए अच्छा है। इट शुड बी लेस देन 0.5। इसका मतलब यह है कि अगर 1 लाख रुपए कंपनी ने अपने घर से लगाए हैं किसी भी स्टॉक, किसी भी कंपनी ने, तो 50,000 से ज्यादा उनके पास लोन नहीं होना चाहिए। 1 लाख खुद का, 50,000 बैंक का या बाहर से, तब जाके वो उनका इंटरेस्ट कम रहेगा और जो प्रॉफिट कमाएंगे उससे अपने कंपनी को एक्सपैंड कर सकते हैं। आपको ये ऐसा स्टॉक देखना है जिसका डेट इज टू इक्विटी रेशियो बहुत लो हो या जीरो हो तो काफी अच्छा है, मींस कंपनी के पास लोन ना हो। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर ये है कि ये डेट टू इक्विटी रेशियो बैंकिंग स्टॉक और NBFC स्टॉक्स पे एप्लीकेबल नहीं होता है। NBFC मींस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, बिकॉज ये सारे जो कंपनीज होती है ये लोन देने और इन्वेस्टमेंट लेने के बिजनेस में ही होती है। सो इनका डेट इज टू इक्विटी रेशियो नहीं देखा जाता है। बाकी जो कंपनी है उसके लिए ये एप्लीकेबल है। करंट रेशियो शुड बी ग्रेटर देन 1.25। करंट रेशियो दोस्तों वो रेशियो होता है
जो कंपनी के लिक्विड एसेट्स और लिक्विड लायबिलिटी को माइनस करके निकलता है। 1.25 का मतलब क्या है कि अगर आपके पास 1 लाख की लायबिलिटी है, कंपनी के पास 1 लाख की लायबिलिटी है, तो उसके पास 2,25,000 रुपए एक्स्ट्रा होने चाहिए एसेट साइड में। 1.25 ज्यादा होना चाहिए करंट रेशियो। तभी क्या होगा कि कंपनी अपनी डे टू डे लायबिलिटीज जो है, चाहे देनदारों को देना हो या एम्प्लॉय की सैलरी हो, रेंट हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, वो सब जो रेगुलर खर्चे हैं, डे टू डे प्रोडक्शन के खर्चे हैं, उसको मीट अप कर पा रही है या नहीं, ये देखने के लिए करंट रेशियो काम आता है। कैश फ्लो, ये सारी जो चीजें ऊपर हो रही है, सब कुछ हो रही है कैश फ्लो के लिए। कैश फ्लो मीन्स कंपनी के पास कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है। सिंपल टर्म्स में कैश फ्लो हमेशा जीरो से ज्यादा होना चाहिए, मतलब कंपनी पॉजिटिव कैश होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। पॉजिटिव कैश फ्लो इज नेसेसरी फॉर द कंपनी टू सर्वाइव। अगर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन को मीट कर पा रही है कंपनी कैश फ्लो फॉर इन्वेस्टमेंट एंड कैश फ्लो फॉर फाइनेंसिंग में, तो सबसे अच्छी है। मतलब कि अगर आप जो डे टू डे ऑपरेशन से कैश फ्लो पैसे कमा रहे हैं, अगर उसको आप इन्वेस्टमेंट भी कर पा रहे हैं और फाइनेंसिंग भी कर पा रहे हैं कंपनी की नीड्स को, तो बहुत ही अच्छा है। कैश फ्लो ग्रेटर देन जीरो मीन्स बैंक में पैसे होने चाहिए कंपनी के पास। क्यूमुलेटिव प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वर्सेस कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, CFO मीन्स कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। सो अगर आप देख रहे हैं कि कंपनी की जो क्यूमुलेटिव प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, टैक्स काटने के बाद जो कंपनी के घर में पैसे बच रही है, वो इक्वल टू होनी चाहिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, उससे कम नहीं होनी चाहिए। ये आपको देखना है कि 10 साल तक ये बैलेंस्ड रहना चाहिए। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम है और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन ज्यादा है, इसका मतलब कुछ ऐसे खर्चे हो रहे हैं जो कहीं ना कहीं नजर रखने की जरूरत है। कमिंग बैक टू वैल्यूएशन एनालिसिस, वैल्यूएशन एनालिसिस में हम सबसे पहले देखते हैं पीई रेशियो। पीई रेशियो क्या होता है फ्रेंड्स? प्राइस इज टू अर्निंग रेशियो। कंपनी के स्टॉक की प्राइस क्या है और कंपनी की अर्निंग क्या है। यहां देखते हैं कि पीई रेशियो हम एनालाइज कैसे करेंगे। सो पीई रेशियो जो है कंपनी का, पी टू ग्रोथ रेशियो जिसको हम लोग पेग रेशियो बोलते हैं, हमेशा एक से ज्यादा होना चाहिए। एक से कम अगर पेग रेशियो है, पेग रेशियो मीन्स प्राइस और अर्निंग के मुकाबले कंपनी की ग्रोथ कितनी है। सो प्राइस अर्निंग के मुकाबले कंपनी की ग्रोथ अगर एक से ज्यादा है, तो वो एक अच्छा स्टॉक है। नाउ कमिंग बैक टू अर्निंग यील्ड, जिसको हम EY बोलेंगे। अर्निंग यील्ड जो है कंपनी की 10 साल की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी की यील्ड है उससे ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखें, अर्निंग यील्ड शुड बी ग्रेटर देन लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स यील्ड्स और बैंक फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट्स। सो अर्निंग यील्ड अगर आप देखेंगे, कंपनी अगर FD या गवर्नमेंट बॉन्ड से ज्यादा अगर आपको रिटर्न दे रही है, अर्निंग दे रही है हर साल, तभी उसमें निवेश करके फायदा है। अदरवाइज आप फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में जा सकते हैं, FD में जा सकते हैं। प्राइस टू बुक रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो आपका है ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल सेक्टर में, सो सिर्फ ये रिलेवेंट है, बाकी सेक्टर्स के लिए ये रिलेवेंट नहीं है। प्राइस टू सेल्स रेशियो, अगेन ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर मान लीजिए किसी कंपनी की सेल्स कम है और उसकी स्टॉक प्राइस बहुत ज्यादा है, इसका मतलब कि वो ओवर प्राइस्ड है। सो प्राइस टू सेल्स रेशियो शुड बी ग्रेटर देन 1.5। सो अगर आप देखें तो जेम्स ओ शॉगनेसी के अनुसार, अगर आप स्टॉक में निवेश करते हैं तो आपको खरीदना कब चाहिए? जब प्राइस टू सेल्स रेशियो इज ग्रेटर देन, सॉरी, लेस देन 1.5, और आपको सेल करना चाहिए जब वो ग्रेटर देन 3 हो। सो 1.5 टाइम अगर लेस हो प्राइस टू सेल्स रेशियो तो खरीदे, 3 से ज्यादा हो तो स्टॉक को बेच दे। अब आते हैं हम डिविडेंड यील्ड पे। डिविडेंड यील्ड एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो अगर आप बहुत ज्यादा रिस्की स्टॉक में नहीं जाना चाहते हैं और एक डिविडेंड स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं फॉर रेगुलर इनकम, तो वहां पे अगर आप देखेंगे डिविडेंड यील्ड शुड बी ग्रेटर देन जीरो। सो ग्रेटर देन जीरो इज अ बेसिक क्राइटेरिया माय फ्रेंड्स, बट डिविडेंड यील्ड आपका ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। सो ग्रेटर देन 5 डिविडेंड यील्ड अगर है तो काफी अट्रैक्टिव है। लेकिन अगर आप ग्रोथ स्टॉक में जा रहे हैं और ग्रोथ सेक्टर्स में जा रहे हैं, ग्रोथ फेज में कंपनी है, तो डिविडेंड में ज्यादा वेटेज देना नहीं चाहिए। लेकिन कुछ डिविडेंड स्टॉक मार्केट में ऐसे हैं जिसमें निवेश करके आप फिक्स्ड इनकम कमा सकते हैं। सो ये थी वैल्यूएशन एनालिसिस। अब करते हैं बिजनेस एंड इंडस्ट्री एनालिसिस। बिजनेस एंड इंडस्ट्री
बिजनेस एंड इंडस्ट्री एनालिसिस में सबसे पहला हम कंपैरिजन करेंगे कि जो इंडस्ट्री में पियर्स है, उनके कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके साथ। अगर आप इन सारे पॉइंट्स को देखेंगे तो एक सीक्वेंस में ये जाएंगे और एंड में आपको शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू एडिशन मिलेगा। फर्स्ट पॉइंट इज कंपेयर विद द इंडस्ट्री पियर्स। इंडस्ट्री में जो आपके पियर्स है उनकी सेल्स ग्रोथ वर्सेस आपकी सेल्स ग्रोथ, क्या आप अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा सेल कर पा रहे हैं? ये कंपनी कर पा रही है तो आप देखें, द कंपनी मस्ट शो सेल्स ग्रोथ हायर देन द पीयर्स। इफ द सेल्स ग्रोथ इज सिमिलर टू पीयर्स देन देयर इज नो मोट। मोट मींस वो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर जो आपके सिलेक्टेड स्टॉक को दूसरे स्टॉक से अलग रखेगा, एक हाई लेवल पे रखेगा, उसको हम मोट कहते हैं। अगर आप अपने कॉम्पिटिटर के बराबर ही सेल कर रहे हैं मींस कुछ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं है, इसका आप ध्यान दें उस कंपनी में जिसमें आप निवेश कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड सेल्स वॉल्यूम। अगर आपने देखा है कि कंपनी कुछ प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज की है तो उसकी सेल्स भी बढ़ी हुई दिखनी चाहिए। अगर सेल्स उसकी बढ़ी हुई नहीं दिख रही है, इसका मतलब ये है कि वो इन्वेस्टमेंट जिसने किया है उस इन्वेस्टमेंट का उनको रिटर्न नहीं मिल रहा है। So company must have shown increased market penetration by selling higher volume of its product and services. So अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाए हैं तो आपने ज्यादा माल बेचा है, इसका ऑब्जर्वेशन रखना है। थर्ड ऑब्जर्वेशन इज कन्वर्जन ऑफ सेल्स ग्रोथ इनटू प्रॉफिट। अब आपने प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाया, कंपनी ने सेल्स बढ़ाया, उस सेल्स से आपको प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जो है सेल्स की होनी चाहिए ज्यादा। A moat would result in increasing profit with increasing sales. Otherwise, sales growth is only a result of unnecessary expansion or aggressive marketing push, which would erode value in long term. अगर आप देख रहे हैं कि सेल्स कर रहे हैं बट प्रॉफिट नहीं निकल रहा है, इसका मतलब कि आप कुछ मार्केटिंग में कहीं ज्यादा खर्चा कर रहे हैं या किसी तरीके से आप सेल कर पा रहे हैं बट प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं या खर्चे आपके ज्यादा है, लॉन्ग टर्म में वो नुकसानदायक है। ये कंपनी की 7 से 10 साल की बैलेंस शीट अगर आप रिव्यू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा और ये कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी रहता है। नेक्स्ट, अगर आपने सेल्स से प्रॉफिट निकाला है देन इट इज टाइम टू कन्वर्ट दैट प्रॉफिट इनटू कैश। कंपनी को घर पे ले जाने के लिए कितने पैसे बच रहे हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज इक्वल्स टू कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन होना चाहिए। ठीक है, इफ कैश प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज ग्रेटर देन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन then either the profits are fictitious or the company is selling to any person without having the ability to collect money. या तो आप उधार में बेच रहे हैं या ऐसे लोगों को बेच रहे हैं जहां से पैसा आप नहीं ले पा रहे हैं। आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन के बराबर होना चाहिए। अब आपने जब कैश जनरेट कर लिया है आफ्टर सेलिंग, आफ्टर प्रॉफिट एंड आफ्टर कैश, देन इट इज टाइम टू क्रिएट वैल्यू फॉर शेयर होल्डर्स फ्रॉम द रिटेन्ड अर्निंग। प्रॉफिट आपने कितनी बचाई है जिसको आपने सेव करके रखा है, कंपनी ने सेव करके रखा है फ्यूचर के लिए। ये आपको कैसे दिखेगा, इंक्रीज इन मार्केट कैप इन लास्ट 10 ईयर्स। 10 साल देखें कि कंपनी का मार्केट कैप कितना था, वो हमारे रिटेन्ड प्रॉफिट से ज्यादा होनी चाहिए। अदरवाइज कंपनी इज डिस्ट्रॉइंग द वेल्थ। अगर आपने प्रॉफिट अर्न किया है लेकिन आपकी मार्केट कैप नहीं बढ़ रही है, मींस शेयर्स की वैल्यू नहीं बढ़ रही है, तो इसका ये मतलब है कि कंपनी कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रही है। ये कुछ चीजें आपको देखनी है। दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पे आते हैं मैनेजमेंट एनालिसिस। कंपनी के डायरेक्टर कैसे हैं, कंपनी के सीईओ कैसे हैं, कंपनी का चेयरमैन कैसा है, ये सब देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जेक्टिव पैरामीटर के बारे में, जिसमें हम मैनेजमेंट के बारे में जानकारी लेंगे। सब्जेक्टिव पैरामीटर्स में हम एक बैकग्राउंड चेक और प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स करेंगे। ये बैकग्राउंड चेक आप कंपनी की वेबसाइट से भी कर सकते हैं जो उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिया है, हालांकि उसमें आपको सब अच्छी अच्छी चीजें मिलेगी। आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं, आप दूसरी वेबसाइट्स पे जाके, लिंक्डइन पे जाके, बहुत सारे एक्सटर्नल सोर्सेस होते हैं जहां से आप एक ओवरऑल जो बैकग्राउंड चेक है कर सकते हैं मैनेजमेंट का, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। वेब सर्च इसमें एक बहुत पॉपुलर ऑप्शन है जिसके थ्रू आप जा सकते हैं। इसमें आपको देखना क्या है, देयर शुड नॉट बी एनी इंफॉर्मेशन, क्वेश्चंस एंड इंटीग्रिटी ऑफ द प्रमोटर्स एंड डायरेक्टर्स। प्रमोटर और डायरेक्टर के ऊपर में कुछ इंटीग्रिटी के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, और उनके ऊपर अगर कुछ क्रिमिनल केसेस और लीगल केसेस भी है उसके बारे में आपको पता चल जाएगा, which will help you in taking a uniform decision. Okay,
सो ये आप पहली चीज करें। दूसरा है मैनेजमेंट सक्सेशन प्लान। आप देखेंगे बहुत सारी जो फैमिली रन बिजनेसेस होते हैं उनका सक्सेशन प्लान नहीं होता है। हमने कई कंपनीज को देखा है जिसमें मैनेजमेंट चेंज होते ही कंपनी सिंक कर गई है। सो आपको देखना है कि सक्सेशन प्लान है कि नहीं। अगर करंट प्रमोटर की कुछ हो जाता है या चेंज हो जाते हैं, नेक्स्ट आने वाले क्या है, एक एक्सपेक्टेशन क्या है। इसमें आप कुछ ऑब्जर्वेशन का ध्यान रखेंगे, जैसे कि सैलरी बीइंग पेड टू पोटेंशियल सक्सेसर शुड बी इन लाइन विद देयर एक्सपीरियंस। ऐसा नहीं है कि अगर ओनर का फैमिली है या उसका कुछ भी क्लोज रिलेटिव है तो उनको अननेसेसरी एक्सेस सैलरी या कॉम्पेंसेशन पे किया जा रहा है। इसका मतलब कि शेयर होल्डर्स के ऊपर में ज्यादा फोकस नहीं करने वाली है कंपनी। ऑब्जेक्टिव पैरामीटर के बारे में बात करते हैं। सब्जेक्टिव पैरामीटर हो गया। ऑब्जेक्टिव पैरामीटर में सबसे पहले हम देखेंगे प्रमोटर की सैलरी कितनी है नेट प्रॉफिट के मुकाबले। अगर कंपनी की प्रॉफिट डिक्लाइनिंग है या घट रही है, उसके अलावा भी प्रमोटर्स की सैलरी में बढ़ोतरी हो रही है, ये सही बात नहीं है, ये आपको देखना है। Promoters should not have a history of seeking increase in remuneration when the profit of the company declines. आपको ये देखना है कि कंपनी की प्रॉफिट जिस हिसाब से घट रही है, अगर प्रमोटर की सैलरी बढ़ रही है तो ये गलत बात है। कंपनी की प्रॉफिट भी बढ़ रही है, सैलरी भी बढ़ रही है, देन इट इज ओके। नेक्स्ट आपको देखना है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन स्किल्स। प्रमोटर्स का देखना है कि कितना वो प्रोजेक्ट को अपने अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। कंसिस्टेंट इंक्रीज इन डिविडेंड पेमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है डिविडेंड पे आउट रेशियो के लिए, जिसमें हम बताए कि डिविडेंड CAGR शुड बी ग्रेटर देन 0। कंपनी अगर पैसे बना रही है तो उसको अगर शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रही है कि नहीं, ये कंसिस्टेंटली दे रही है कि नहीं, ये देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर कंपनी पैसे बना रही है और सिर्फ प्रमोटर ही उसको रख रहे हैं और शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा रहा है, विच मीन्स वो कंपनी शेयर होल्डर्स के प्रति ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है। प्रोमोटर शेयर होल्डिंग, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखना है कि 51% से ज्यादा शेयर होल्डिंग प्रमोटर के पास होनी चाहिए। क्योंकि ये 51% से नीचे जैसे ही जाता है, प्रमोटर्स को लगता है कि वो मालिक नहीं रह गया और उसका कहीं ना कहीं अटेंशन जो है डाइवर्ट हो जाता है बिजनेस से, और ये अच्छी बात नहीं है शेयर होल्डर्स के लिए। ये 51% मिनिमम क्राइटेरिया है। हायर परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डर्स ओनरशिप, द मोर इज बेटर। प्रमोटर्स बाइंग द शेयर, ये एक अच्छी बात है। अगर आप देख रहे हैं कि प्रमोटर बाई बैक कर रहे हैं टाइम टू टाइम शेयर्स को, ये अच्छी बात है, बट इनसाइडर बाइंग नहीं होनी चाहिए, इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए। बिकॉज इफ प्रमोटर ऑफ अ कंपनी बाइज इट शेयर्स, इन्वेस्टर्स शुड बाई टू, बट ये वो ट्रांसपेरेंट वे में होना चाहिए। नेक्स्ट कमिंग टू दी अदर बिजनेस पैरामीटर्स। हमने फाइनेंशियल एनालिसिस देख लिया, वैल्यूएशन एनालिसिस देख लिया, बिजनेस एंड इंडस्ट्री एनालिसिस देख लिया, मैनेजमेंट एनालिसिस किया हमने। अब हम कुछ और पैरामीटर्स पे जाते हैं जो जनरल पैरामीटर्स है। सबसे पहला है कंपनी का प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। आपको देखना है कि कंपनी शुड बी आइदर अ प्योर प्ले। प्योर प्ले मींस उनका जो बिजनेस सेगमेंट है एक है या कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, उनका बिजनेस मॉडल क्या है, उसके हिसाब से आप एक आइडिया लगा पाएंगे कि ये कंपनी का कंपटीशन किससे है या किससे नहीं है। इंटायरली डिफरेंट अनरिलेटेड प्रोडक्ट सर्विसेज आर अ स्ट्रिक्ट नो। अगर आप देखें कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग है या गोल्ड के बिजनेस में है, अगर वो सडनली IT के स्टॉक में निवेश करना शुरू कर दे, विच मीन्स कंपनी कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो गई है। Investors should rather buy stocks of a different companies if she wants such diversification. Correct. अगर आपको अलग अलग कंपनी के स्टॉक चाहिए तो अलग अलग कंपनी अवेलेबल है। एक ही कंपनी अगर अपना कोर बिजनेस छोड़ के दूसरे सारे कंपनीज के स्टॉक खरीद रही है, विच मीन्स दे आर नॉट फोकसिंग ऑन देयर ओन बिजनेस, कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम की बात है। गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस कितना है कंपनी पे या उस सेक्टर पे या उस पर्टिकुलर जो इंडस्ट्री या प्रोडक्ट है, उसमें आपको ध्यान देना है कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस अगर ज्यादा है तो ग्रोथ थोड़ी कम रहेगी। नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन प्रॉफिट मेकिंग। अगर गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस, नो कैप ऑन प्रॉफिट रिटर्न्स ऑन प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट। बिकॉज अगर आप देखेंगे कुछ जैसे ऑयल एंड गैस, नेचुरल गैस सेक्टर है, उसमें गवर्नमेंट का कुछ से रहता है प्राइस डिसाइड करने में। तो ये सब चीजों को ध्यान में देख रहा है। नेक्स्ट यू विल सी मार्जिन ऑफ सेफ्टी।
परचेज प्राइस में आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है, उसके बाद आप देख बिजनेस मॉडल में मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है। देन क्रेडिट रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। क्रेडिट रेटिंग बी माइनस एंड अबव होनी चाहिए किसी भी कंपनी की। ए बी होनी चाहिए, ए होनी चाहिए, ए होनी चाहिए, या बी माइनस ये होनी चाहिए। अगर इससे नीचे रेटिंग है किसी कंपनी की, इसका मतलब ये है कि कंपनी अपने फाइनेंसिस को टाइम पे रीपे नहीं कर पाती है। सो करंट क्रेडिट रेटिंग शुड बी मिनिमम बी माइनस। क्रेडिट रेटिंग शुड हैव बीन इंप्रूविंग ओवर द इयर्स। ये सालों से अच्छी अच्छी होती रहनी चाहिए, क्योंकि क्रेडिट रेटिंग इंडिपेंडेंट एजेंसीज देती है और ये बहुत ही बड़ा एक फैक्टर होता है कंपनीज को बाहर से सस्ते में लोन उठाने के लिए। अगर क्रेडिट रेटिंग खराब है तो बाहर की कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंपनी को लोन नहीं देती है। अगर मिलता भी है लोन तो बहुत हाई इंटरेस्ट पे मिलता है, जो कंपनी के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। ये कुछ पैरामीटर्स थे। वॉल्ट डिज्नी ने बोला है, द वे टू गेट स्टार्टेड इज टू क्विट टॉकिंग एंड बिगिन डूइंग। अगर आप तक अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, तो आप इन पैरामीटर्स को जज करें। एक स्टॉक को सेलेक्ट करें, आप किसी भी सेक्टर के आपका जो फेवरेट स्टॉक है उसको सेलेक्ट करें, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उठाएं और उस पर जाके आप रिसर्च करें, उसके रेशियोज के सेक्शन में जाए, P&L में जाए, प्रॉफिट बैलेंस शीट में जाए और आप देखें। अगर आप मोटे तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा पैरामीटर्स टिक हो पा रहे हैं तो जाके आप उस स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। यहाँ पे एक समरी में आपको बताना चाहता हूँ कि नो चेकलिस्ट फॉर बाइंग स्टॉक कुड एवर बी कंप्लीट फॉर डूइंग स्टॉक एनालिसिस। बिकॉज होता क्या है, हर स्टॉक की अलग अलग क्राइटेरियाज होती है और हर सेक्टर का अलग अलग मार्केट कंडीशंस होता है। सब कुछ डिपेंड करता है और मार्केट में मूवमेंट भी, ट्रेडिंग भी होती है। सो आप अपना जजमेंट जरूर करें और अपने रिसर्च के बाद ही किसी स्टॉक में निवेश करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय फ्रेंड्स। डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। इस वीडियो को शेयर करें जिससे कि दूसरों को भी इसका हेल्प मिल पाए। थैंक यू सो मच।